सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में ऐतिहासिक सिद्धपीठ गालापुर वटवासिनी महाकाली मंदिर परिसर में नवरात्र के सप्तमी के अवसर पर 51,000 दीपों का दीपदान कर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धर्म रक्षा मंच के तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कपिल वस्तु के विधायक श्यामधनी राही, डीएम संजीव कुमार, एसपी अमित कुमार आनंद समेत भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार नवरात्र में लोगों में उत्साह का वातावरण है। मां वटवासिनी के स्थान पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मां वटवासिनी को प्रसन्न करने और क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए आज दीप प्रज्वलित कर मां का आशीर्वाद लिया गया। वहीं विधायक श्यामधनी राही का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही सराहनीय है। माननीय प्रदेश प्रभारी डुमरियागंज के पूर्व विधायक सम्मानित राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने पहले तो 51,000 दीप प्रज्वलित कराने का संकल्प लिया था, लेकिन क्षेत्र की जनता ने नवरात्र के इस पर्व पर सभी लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ आज अनगिनत दीप कम से कम 71-72 हज़ार दीप प्रज्वलित होने जा रहे हैं। हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि 2004 में जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को डुमरियागंज आना था, 64 बैरियर लगा था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय हम लोगों ने योजना बनाया। इसी मां वटवासिनी के इनके प्रांगण में बैठ करके हम लोग योजना बनाया और जो उत्तर प्रदेश पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो 64 बैरियर लगाई थी, उस बैरियर को मां वटवासिनी ने ध्वस्त कर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का, प्रभारी जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम सफल हुआ था। और माननीय प्रभारी जी ने जो निर्णय लिया है, यहाँ वटवासिनी माँ को प्रसन्न करने के लिए 51,000 से लेकर कई हजार दीप प्रज्वलित करा करके उन आता ताइयों का उनको कब्रिस्तान में डालने के लिए संकल्प हम लोगों का है। प्रदेश में चैत्र नवरात्र, संवत परिवर्तन, संवत 2080 और रामनवमी में इस बार एक उत्साह का वातावरण है। उत्साह का वातावरण होने का कारण अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सभी जिला प्रशासन को भी पहली बार यह आदेश दिया कि जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों में सप्तशती का पाठ करावें, अखंड रामायण का पाठ करावें। यह उत्तर प्रदेश की जनता सपने में भी नहीं सोचा था और इसी परिप्रेक्ष्य में मां वटवासिनी का यह स्थान जिले नहीं बल्कि कई जिले के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये चर्चित स्थान है। इस स्थान पे यहाँ के पुरोहितों, पुजारियों और हम लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस बार सप्तमी के दिन मां वटवासिनी को प्रसन्न करने के लिए, इस क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए 51,000 दीप प्रज्वलित कर मां का आशीर्वाद लिया जाएगा और मां को प्रसन्न किया जाएगा। लेकिन जनता के अपार उत्साह को देखते हुए मुझको लगता है कि यहाँ 71 से 75 हज़ार दीप आज प्रज्वलित हो रहे हैं। ये आज सप्तमी का पावन पर्व है। मां वटवासिनी का आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिले, ऐसी ही हम सारे लोग कामना करते हैं।
हाथरस पुलिस अधीक्षक ने जलेसर रोड के फायर स्टेशन से अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की और 14 अप्रैल को मुंबई बंदरगाह अग्निकांड में शहीद हुए कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए अग्निकांड में 66 अग्निशमन कर्मियों की प्राणों की आहुति अविस्मरणीय है, क्योंकि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर घटित भीषण अग्निकांड में कर्तव्य की बलिवेदी पर 66 अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन दिवंगत अग्निशमन कर्मियों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा सप्ताह और स्मृति दिवस उसी दिन से मनाया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इस वर्ष मनाए जाने वाले अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह की थीम राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता निर्धारित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे ने बताया कि अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जनता का ध्यान अग्नि के दुष्परिणामों की ओर आकर्षित करना और उनमें अग्नि से बचाव तथा अग्नि से रोकथाम के उपायों के संबंध में अवगत कराना और जन जागृति पैदा करना है। साथ ही बताया कि किस तरह मुंबई बंदरगाह पर 1944 में बम विस्फोट कांड में मौत हो गई, उसी को स्मृति दिवस के रूप में 14 अप्रैल को श्रद्धांजलि देकर अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। हाथरस से संवाददाता पीएन शर्मा की रिपोर्ट। वर्ष 1944 में हमारे वीर अग्निशमन कर्मी एक घटना घटित हुई थी जिसमें 66 कर्मी हमारे शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में हम लोग शोक स्मृति के रूप में मनाते। सर, नियंत्रण कितने दिन तक चलने वाला है? ये लगभग आज ये शोक दिवस मनाया गया है, लगभग एक हफ्ते जागरूकता कार्यक्रम हो। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि जाम की स्थिति ज़्यादा रहती है जलेसर रोड पर, कुछ हादसे ऐसे भी हो जाते हैं, तत्काल अगर फ़ोन आता है तो उसके लिए कोई अलग से सर बंदोबस्त किया गया है? जब तक गाड़ी जाम से निकलती है तो सर वहाँ पे सब तहस नहस हो जाता है। नहीं, उसके लिए अतिक्रमण हटवाने की प्लानिंग चल रही है और ये भी चल रहा है कि जो अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाए जाएँ और एक अभियान चला करके इसको सुव्यवस्थित। होली की धूम पूरे देश में है तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले में इसकी अलग ही धूम देखने को मिल रही है। यहाँ पर हर तरफ लोग पूरी मस्ती में नजर आ रहे हैं। जिले में इस समय गांव हो या शहर, लोग ढोल, हारमोनियम, मजीरे और अबीर गुलाल के साथ गाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार होली गीत गाते नाचते लोग नजर आ रहे हैं। होली की धूम की तस्वीरें पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रही हैं। गांव हो या फिर शहर, हर तरफ होली की धूम मची है। होली की गीत के माध्यम से सभी लोगों पर कटाक्ष किया जा रहा है। लोग गीत गाकर एक दूसरे के मजे भी ले रहे हैं। साथ ही साथ होली के मस्ती में लोग पूरी तरह से डूब चुके हैं। खासकर लोग फगुआ, अवधी, बनारसी होली के गीत गाकर झूम रहे हैं और होली का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले से होली की धूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक श्रीवास्तव और महेंद्र श्रीवास्तव ने।
डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चौकनिया गांव में बारात में डीजे को लेकर के गांव के दबंगों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। चौकनिया गांव में दलित परिवार के घर आई बारात में लड़की के शादी के दौरान बज रहे डीजे पर जबरदस्ती डांस करने से मना करने पर गाँव के आधा दर्जन दबंग युवक मारपीट पर आमादा हो गए। इसी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप है। मारपीट में घायल हुए लोगों का कहना है कि डीजे बज रहा था। इसी दौरान गांव के अराजक तत्वों ने शादी में खलल डालने के लिए झगड़ा कर लिया और साथ ही साथ हम लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही साथ दूल्हे और बारातियों से भी दुर्व्यवहार किया गया। वहीं जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। मामला ये है कि एक को मार रहे थे, इसके वजह से वो बचाने को वजह गया कि बचाऊं। उसके बाद ये लोग बेल्ट आधा ईटा सब एकदम वार कर दिया और एक बार नहीं हुए 3 वाकया हो गए। चौकनिया के इतने जबरदस्त हो गए हैं और सब ये 18 साल 20 साल ऐसे हैं लोंडे। इनका बाप माता जी को समझना चाहिए कि उधर क्या करने जा रहे हो। मिनहा करने पे ये लोग विरोध करते हैं, रुपया भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर के ये वो करते हैं। ये लोग को कम से कम सजा, ज़्यादा से ज़्यादा सजा होना चाहिए, उसको बेल होना नहीं चाहिए लोग को। हमारे यहाँ भाई के शादी में डीजे आया था और डीजे उन लोग बंद करा रहे थे, बोल रहे थे कि मत बजाओ। मतलब उल्टा सीधा झगड़ा किए, मारे पीटे, सब झुंड बना के और दबंगई कर रहे थे, गुंडागिरी कर रहे थे। हम लोग बोले कि मत यहाँ झगड़ा करो तो कहाँ साले धोबी का जात, तो कौन होता है, यहाँ कुछ नहीं होगा। घटना हुआ साहब कि दूल्हे का गाड़ी आए और इन लोग दूल्हे के बारात बचाने में इनके लोग बोले, मुस्लिम के लड़के सब घेरे रहे। इनके लोग बोले तो इनके लोग के बोले के बावजूद उनके लोग इनके ओर पर मारपीट करे लगे। इनके लोग का जब दूल्हा बाहर बच गए तो हर बारात जानो बची गए। उसके बाद इनके लोग के रोक लिहिन, दूल्हे का रोकिन तो अपना मार खाएं। तो मार खाने के बाद उनके लोग और दबंगई करे लगे। जितना जनी छोड़ावे गए 3, अब मारे के बाद में फिर जब एक जनी गिरी एक जनी गई, उन्होंने मारिन, मारे के 4 लोग के मारिन और वो नहीं सब मारिन और बैलावे पे भागने और जिद करे। हाँ, और यह गांव में साहब इहे कुल चलत बा। इनके लोग से हमरे जानो दबके रहिला, फिर भी हमन का एकदम ही कार्रवाई करत है। 3 वाकिया 4 वाकिया हो जाला, ऐसे रहा था। जब ना कुछ होला तो भाई डराते नहीं है। अब हमरन के जब बारात वाला तभी है माहौल इनके लोग का रहा, डर के रहत नहीं है। हमरे मैं डर के रहा था तो उनके लोग और डरवावे चाहत है। तो यह बात ही बात कि मन बढ़ से अपना जीतत है। दिनांक 28 फरवरी 2023 को थाना डुमरियागंज पर श्री भगवान दीन पुत्र पितलाल निवासी ग्राम चौकनिया द्वारा यह सूचना दी गई कि 27/28 की रात्रि में उनके पटीदार के यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी। पुलिस द्वारा उक्त तहरीर पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 44/23 अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 504 IPC व 3(1)(ध) व 325A SC/ST एक्ट पंजीकृत करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज द्वारा प्रारंभ की गई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी तक प्रकरण में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। विवेचना से जो साक्ष्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा और स्थानीय नेताओं के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में होली बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई गई, कहीं पर भी कोई घटना नहीं हुई। आने वाले दिनों में लोग जैसे दिल्ली, मुंबई रोजगार के लिए जा रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में लोग रोजगार और व्यापार के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि डुमरियागंज रेल लाइन के लिए भारत सरकार ने
350 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा अतीक और उनके गुर्गों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि अगर सरेआम कोई सड़क पर हत्याएं करे तो पुलिस अपना काम करेगी। आज प्रदेश में योगी की सरकार है। रात में 12 बजे भी महिला सुरक्षित आ जा रही हैं। आदित्य सिंह के साथ महेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसा है कि अपराध की कोई जाति नहीं, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं। और निश्चित तौर से जिस तरह से प्रयाग में घटना हुई कि सुरक्षा में रहते हुए उमेश पाल की हत्या हुई, तो आज जो भी है वो कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोई बदले की भावना नहीं। इसका मतलब किसी खुलेआम कोई सड़क पे हत्या कर देगा तो पुलिस उन हत्यारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगी, उन हत्यारों को मतलब कठोर दंड देने का काम नहीं करेगी, या अगर पुलिस पे फायरिंग करेंगे तो उनका इनकाउंटर करने का काम नहीं करेगी। तो आज वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जहाँ पहले कोई कानून का राज्य नहीं था, आज योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जिस तरह से कानून का राज्य स्थापित हुआ है, आज रात को 12 बजे भी महिला अकेले घर से निकल के जा सकती है। और इसीलिए इतना बड़ा उद्योग का निवेश हो रहा कि लोग पहले यूपी से बाहर चले जाते थे, अब महाराष्ट्र, गुजरात और दुनिया के दूसरे देश के 2500 एकड़ ज़मीन मांगा है इंग्लैंड ने हाइड्रोजन का प्लांट लगाने के लिए, जिसमें 20-25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब वो उत्तर प्रदेश है कि जहाँ तो अगर उत्तर प्रदेश में ये निवेश होना है तो कानून व्यवस्था से कोई समझौता हमारी सरकार आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग काल की गाल में समा जाते हैं। होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का कारण प्रायः वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी ही रहा है। लेकिन कहीं न कहीं नियमों की अनदेखी के अतिरिक्त जिम्मेदारों की लापरवाही या अनदेखी भी सामने आती है। लेकिन जब तक संबंधित नींद से जागते हैं, तब तक कई परिवारों से उनके आसरे छीने जा चुके होते हैं। ऐसा ही एक लापरवाही जनपद मुख्यालय पर देखने को मिल रही है। हालांकि इस संबंध में जिम्मेदारों को कई बार आगाह करने के बाद भी इस पर कोई असर देखने को नहीं मिला, जिसके कारण बीते कुछ दिनों में एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। मामला जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट से NH 28 को सीधे जोड़ने वाली फ्लाईओवर की है, जो विवेकानंद चौक पर मिलती है, जहां एक और भीमा पार तो दूसरी ओर सदर मार्केट है, तो एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है। इस तरह से ये स्थान एक तरह से दुर्घटना स्पॉट बन चुका है। वहीं भीमापार में मुख्यालय के 2 बड़े स्कूल होने से छुट्टियों के समय बच्चों और उनके वाहनों की भीड़, तो दूसरी ओर NH से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार भविष्य में एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही है। इसी संबंध में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा, जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं से जनजीवन को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। नहीं, इस संबंध में हम लोग प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, और अगर वहाँ पे कोई समस्या हो रही है ट्रैफिक में या किसी भी तरह का कोई संभावना है कि दुर्घटना हो सकती है, तो उसको जो भी रिलेटेड हैं उनके माध्यम से हम कार्रवाई कराएंगे और उसको सुरक्षित कराएंगे। सिद्धार्थनगर में त्रिलोकपुर पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने 7 गौ तस्करों को सिद्धार्थनगर
बलरामपुर बॉर्डर के बिस्कोहर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार, एक अदद DCM और 18 गौवंश सहित 7 एंड्रॉयड फोन और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर गौवध निवारण अधिनियम सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। CO डुमरियागंज राणा महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। कुछ दिन पहले मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ गौवंश तस्कर जो गौवंशों को लाद कर बलरामपुर से सिवान डिस्ट्रिक्ट ले जाने वाले थे। इस सूचना पर मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें सर्विलांस टीम, SOG टीम और थाने की पुलिस को रखा गया। तीनों टीमों के ने रात में घेराबंदी कर एक गाड़ी पकड़ी DCM, जिसमें 18 गौवंश थे और 7 आदमी गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फ़ोन, 10,000 रुपया नगद मिला और 18 गौवंश मिले। एक स्विफ्ट डिजायर और एक DCM पकड़ी गई। इसके आधार पर थाना त्रिलोकपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 65/23, धारा 3/5A, 8 गोवारण अधिनियम 11 पूर्ता अधिनियम मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सब बालिग हैं, इसमें कुछ नाबालिग भी हैं अपराधियों में? नहीं, नाबालिग कोई नहीं है, सब बालिग हैं। सर, ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये गिरफ्तारी बिस्कोहर पेट्रोल पंप के पास से हुई। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। वहीं सिद्धार्थनगर जिले की एक शिक्षक ने अपनी मेहनत से इस जूनियर हाई स्कूल को कॉन्वेंट स्कूलों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। राजेश यादव नाम के अध्यापक ने अकेले ही न इस स्कूल की तस्वीर बदली है, बल्कि इनके विद्यालय में 398 बच्चों का एडमिशन है। कक्षा 6, 7 और 8 मिलाकर 40 सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ाते हैं। इनके इस प्रयास से स्कूल में बच्चे भरे पड़े हैं। साथ ही आसपास के ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। जिले के नौगढ़ ब्लॉक के रामगढ़ का ये विद्यालय जिले में स्थित अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए मिसाल बन गया है। यहाँ पर तैनात शिक्षक राजेश यादव ने काम ही कुछ ऐसा किया है। राजेश ने स्कूल में पढ़ाई का माहौल तो बनाया है, साथ ही साथ अपने मेहनत से बच्चों को वो सारी सहूलियत दी है जो कॉन्वेंट के बच्चों को दी जाती है। 3 साल पहले ये विद्यालय बंद था। यहाँ पर किसी अध्यापक की तैनाती नहीं थी। इस बंद पड़े विद्यालय को राजेश ने अपनी मेहनत से सजा सवा कर एक मिसाल बनाया है। शुरू में इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनके पढ़ाई का अंदाज ये है कि हर कक्षा में 13 विषय होते हैं। ये अलग से 5 विषय पढ़ाते हैं। इस हिसाब से कक्षा में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। इस समय इनके सारे विषय पूर्ण हो चुके हैं। राजेश यादव के पढ़ाई से स्कूल के छात्र भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों की कमी की बात तो की है, साथ ही साथ राजेश यादव की प्रशंसा भी जमकर कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से महेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, अकेले मैं सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको हैंडल करता हूं, और हैंडल करने के लिए सर मैं वीक में जो सप्ताह होते हैं उन सप्ताह के हिसाब से विषयों का चयन करके कक्षावार जो है मैं पढ़ाता हूं। रीडिंग से लेकर के अंडरस्टैंडिंग तक, उसके बाद एक्सरसाइज वर्क उसको मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करता हूं। कितने बच्चे हैं आपके? सर, इस समय 398 का नामांकन है हमारे यहाँ। ये बंद पड़ा विद्यालय मिला था। जनवरी 2020 में मेरी यहाँ नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 2 ही महीने बाद लॉकडाउन लग गया था, लेकिन उस पूरे कोविड काल में फेज़ में मैंने जो है डोर टू डोर विलेज में कांटेक्ट किया गार्जियन से और अपनी क्वालिटीज़ और एजुकेशन क्वालिटीज़ के बारे में बताया और नामांकन दिया। और उस नामांकन के सापेक्ष मैंने सभी विषयों को और पूरी शिक्षा व्यवस्था को बड़े अच्छे ढंग से
रखने का और पूरे पढ़ाने का और कंप्लीट करने का मैंने पूरा काम किया, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे यहाँ एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं जो व्यवस्था है वो मुहैया कराई जा रही हैं और एजुकेशनल क्वालिटी बनी हुई है। सर ये मतलब कितना चुनौती रही है शुरू में? सर बहुत सारी चुनौतियां रही मेरे सामने। एक तो मैं अकेला अध्यापक, दूसरी बात यहाँ पर एक फर्जी शिक्षक वाला मैटर था, तो लोग के बीच में जाने के बाद उसको भी लोग बोलते थे, लेकिन उन सारी बातों को मैंने किनारे करके जो है सभी लोगों से आग्रह किया, उनके बच्चों को मैंने यहाँ इनरोल्ड किया और पूरे मनोयोग से मैंने शिक्षण कार्य करके 13 प्रसिद्धि विद्यालय के विषयों के साथ साथ अपने तरफ से करंट अफेयर, जीके, जीएस, कंप्यूटर, ग्रामर और सारी सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा करके बच्चों के बीच में एक अच्छा नॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया, जिसके वजह से काफ़ी जो है लोग खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं और शिक्षा व्यवस्था यहाँ दी जा रही है। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और लगभग टूटने के कगार पर हैं और यहाँ सारे बच्चे नामांकन कराते हैं और अच्छे ढंग से एक शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे कब से पढ़ रही हो? सर 3 साल से मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। पहले कहाँ पढ़ती थी? पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। तो यहाँ क्यों आई? सर यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी और सर भी हम लोग को मतलब पहले से ही पढ़ाने लगे थे, इसलिए यहाँ पर पढ़ने लगे थे। यहाँ काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है? जी। क्या क्या पढ़ती हो, क्या क्या तैयार है तुम्हारा, बताओगी? जी। क्या क्या तैयार है? सर जीके में 3 साल से पढ़ते हैं, 6 से लेकर। यहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। पहले कहाँ पढ़ती थी? प्राइवेट। यहाँ पढ़ के क्या क्या सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं अकेले? बहुत सारे पढ़ाते हैं, 13 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 5 सब्जेक्ट वैसे पढ़ाते हैं। जनपद में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे, इसमें जो टीचर की नियुक्ति होती है वो प्रमोशन से होती है, पदोन्नत से। विगत 5-6 वर्षों से पदोन्नति नहीं हो सकी है। अब वर्तमान में पदोन्नत का निर्देश आ गया है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि लगभग 2 महीने में पदोन्नत की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और हमारे जो जूनियर असंतृप्त हैं आरटी मानक के अनुसार वहाँ टीचर नहीं है, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आप अकेले पढ़ा रहे हैं तो प्रशंसा की होगी तो बिल्कुल, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा है कि एक टीचर हैं, उसके बावजूद उस विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता बहुत अच्छी है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। निश्चित रूप से वो शिक्षक बधाई का पात्र है, बड़ी मेहनत से उन्होंने स्कूल को सजाया संवारा होगा, तभी इतना बढ़िया। मैं खुद उस विद्यालय को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और प्रयास करूंगा कि वहाँ जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की तैनाती की जाए। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लघु उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टर समिट कर उद्यमियों को प्रेरित करने का अभियान चला रही है, उसी कड़ी में आज देवरिया जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित जिला पंचायत के सभागार में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों उद्यमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज देवरिया जिले में 200 करोड़ रुपए के लागत से निर्मित उद्योग पूरी तरह से क्रियाशील हैं। वहीं आज जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, उसमें 900 करोड़ रुपए का निवेश कर उद्योग लगाने का प्रस्ताव आया है, जो इस जिले के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस अवसर पर सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा, विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी ज्ञान सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर मौजूद थे। देवरिया से हमारे संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, देवरिया कल ने अभी आपने सुना कि 100 करोड़ से ऊपर की जो है इसी 5 साल के भीतर एक इथेनॉल का प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है उसरा बाजार के भीतर। 25 करोड़ रुपए का अभी आपने सुना कि चारा उत्पादन का पशुओं के लिए वहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरीके से 25 करोड़ रुपए का सोलर एनर्जी का पावर प्लांट आज या कल से प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। तो ये आप सबका कहना कि कुछ भी नहीं है, ये तो पहले उसको दिमाग से बात करिए। लगातार उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रयास चल रहे हैं कि कैसे हम जो है वो जनपद को डेवलप करें और उसके लिए जिनके पास धन है
और हुनर है वही उसके भीतर जा सकता है। इसलिए उनको प्रेरित करने के लिए आज यहाँ पर देवरिया में बृहद स्तर पर निवेश किया जा सके, इस दृष्टि से जो स्थानीय निवेशकर्ता और उद्यमी हैं उनको बुला करके उनको प्रेरित किया गया है। और लगभग देवरिया का जो पोर्टल, ये हमारा निवेश मित्र पोर्टल है, उसके ऊपर लगभग 900 करोड़ रुपए के प्रस्ताव विभिन्न स्थानों से लोगों ने देवरिया में उद्योग लगाने के लिए दिए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में उनके साथ MOU होंगे, उनके सभी विभाग जिनके कंसर्न हैं वो अपनी नीति के हिसाब से उनको जानकारियां देंगे और उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर बलिया में कमाने खाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी के गांव की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लड़कियों को नचाने के लिए लाखों रुपए में खरीदा और बेचा जा रहा है। लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नचाने के लिए लड़के शादी के नाम पर लाखों रुपए में खरीद रहे हैं। लड़की की मां और बाप बेचते हैं अपनी लड़कियों को। गांव में पंचायत तय करती है लड़की की कीमत। सुंदरता के आधार पर लड़कियों की कीमत लगती है। सैकड़ों लड़कियां इसकी शिकार हो गई हैं। यादव नट समाज की बरसों पुरानी ये परंपरा बताई जा रही है। खुशी के मौके पर नाच गाकर लोगों को खुश करने वाली ये महिलाएं, इन्होंने कैमरे पर अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की है। ऑर्केस्ट्रा में नाचती ये महिलाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक गांव की हैं, जो बरसों पुरानी गलत परंपरा का दंश झेल रही हैं। नाच गा करके दूसरे को खुश करने वाली ये महिलाएं इस मुफलिस भरी जिंदगी और अपनी परंपराओं से खासा मायूस हैं। नाचने वाली महिलाओं ने कहा कि उनके माँ बाप ने उन्हें लाखों रुपए लड़के वालों से लेकर के उनकी शादी कर दी और उसका पति उसे स्टेज और ऑर्केस्ट्रा में नचा करके लड़की के माँ बाप को दिए गए अपने लाखों रुपए वसूल करता है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ये उनके यादव नट समाज यानी कि नचनिया समाज की पुश्तैनी परंपरा है, जो लड़कियों को बेचते खरीदते हैं। उनकी कीमत सुंदरता के आधार पर लड़के और लड़की के माँ बाप, अपने रिश्तेदारों और समाज के बुजुर्ग लोगों की पंचायत में तय होती है, जो बंद होना चाहिए। नाचने का प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमारे पास ना जमीन है ना जरिया है, बताओ क्या करें। लड़की वाला लेता है पैसा बहुत, लड़के वाला? हाँ, लड़के वाले से पैसे लेता है, लड़की वाला। आपने कितना रुपया दिया था? आपके घर वालों ने कितना रुपया लिया था? तब तो बहुत सस्ते में शादी होती थी। कितने में? अरे ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे। हाँ। फिर भी 30 हजार लिए थे। अब कितना चल रहा है? अब 7 लाख 8 लाख चल रहा है, वो भी 1 साल से ऊपर लड़की रुकती नहीं है, छोड़ा लेते हैं। कोई ज़्यादा देता है तो वहाँ बेच देते हैं। अच्छा। अब बेचारा गरीब आदमी ब्याज से लेके 5 लाख लगाएगा तो बताओ कैसे निपटा देगा? 1 साल में निपट जाएगा 5 लाख रुपए? नहीं निपटेगा। तो इसीलिए दुखिया मेरी बिरादरी इसी में बर्बाद है, ना खेती है ना पाती है, पैसे लेते हैं बस। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कैसे अब गुजर बसर कैसे हो जा रहा है? कैसे होता, कितना कमाई होता है? कमाई इतने में कमाई खर्च थोड़ी चलता है। हाँ, तो अब तक तो लड़की वाले दहेज देते थे, तो अब लड़के वाले कैसे देने लगे? ये मेरे यादों में लड़की वाले लेते हैं पैसे लड़का वाले से। कहाँ के रहने वाली आप लोग हैं? खीरी लखीमपुर गोला। अच्छा। हाँ। आप लोग के इलाके में हर जगह यही इसी तरह की परंपरा है? नहीं, सब लोग नहीं करते, मेरी बिरादरी करती है खाली यादव लोग, बाकी लोग नहीं करते हैं। हाँ। कितना सालों से आप लोग का पुश्तैनी कारोबार है आप लोगों का ये? अरे ये बहुत काफ़ी दिन से हो गया है। जैसे मेरी दादी भी काम करती थी, मेरी मम्मी भी काम करती थी, तो इसीलिए हम भी लोग काम करने लगे। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये काम अच्छा है आप लोगों का? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता। जिसको चलने को अकल नहीं है वो भी 2 बात सुना के चला जाता। क्या करें, मजबूरी में सुनना पड़ता है। पेट पालना है, बच्चे पालना है, तो कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो क्या सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग? सरकार हमको सुविधा दें, हम नहीं प्रोग्राम करेंगे, घर बैठ के खाएंगे। जमीन है क्या आपके पास? जमीन नहीं है, ना मेरे पास है ना मेरे पति के पास है।
हाँ, मेरे ससुर के पास थोड़ी ज़मीन थी तो उसके उनके 5 लड़के हैं। मैंने जगह भी नहीं ली उनसे, केवल अपने हाथ पैर से मैं निकल के बाहर हुआ था। तो क्या कमा करके आप लोग वहाँ भी देती हैं क्या अपने माँ बाप को? हाँ, सास ससुर को देते हैं, खर्च लगता है तो उनको देते हैं। हाँ, तो आप लोग को अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, मगर क्या करें, मजबूरी सामने, मजबूरी में हर काम करना पड़ता है। बच्चे कैसे पालें? क्या आपके बच्चे भी फिर इसी पैसे में आएंगे? आपके बच्चे भी इसी पैसे में जाएंगे? जब उतना पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई, कहाँ से क्या करें, न खेती न पाती, मोल लेके खाते हैं। अच्छा, तो ये पढ़ाई नहीं करते आपके बच्चे लोग? करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं पढ़ाई। तो क्या आप लोगों को तो अक्सर प्रोग्राम में जगह जगह जाना पड़ता है हर साल? हाँ, पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। बच्चे कैसे पढ़ा पाएंगे आप? हाँ, तो जब इधर उधर जाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? कौन घर खाना बना के देगा? कौन है घर? अब ऐसे बेचारे छोड़े आए बच्चे, भगवान के सहारे पे रह रहे बेचारे। क्या नाम है आपका? भैया नाम तो बता दे, बता नाम बता। आरती। कितनी साल पहले आपकी शादी हुई? लगभग हो गए हैं 5 साल। 5 साल जी। आप लोगों ने कितना पैसा देकर के शादी हुआ था? वही हुआ था 3-4 लाख रुपए हुआ था। 4 लाख रुपए। किसको दिए थे आपने 4 लाख रुपया? मम्मी पापा को। अच्छा, अपने मम्मी पापा को 4 लाख रुपया? जी। उसके बाद शादी हुई आपकी? हाँ जी। तो ये तो लड़की वाले तो पैसा देते हैं, आप लोग को पैसा लेना पड़ा आपके घर वालों को? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों लोग नचाते हैं ना, इसलिए वो लोग डांस करवाते हैं ना, नचाते हैं इसलिए। हाँ जी, इसलिए पैसे देते हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि ऐसा काम ठीक है? नहीं, ये काम सही तो नहीं है, पर क्या करोगे। हाँ हाँ। क्या आप लोग की जमीन है आप लोगों के पास? क्यों जी आप ऐसा नहीं। काम क्यों करती हैं आखिर में? सर अब क्या करेंगे बताओ, मजबूरी है हम लोगों के आगे। तो सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग यही है सर कि मतलब कोई भी सुविधा हम लोगों के लिए कर दी जाए तो हम लोग डांस वगैरह ना करें। राशन कार्ड वगैरह जी नहीं, अभी नहीं बना। कार्ड तो है, राशन में क्या होता है? कितना कहाँ के रहने वाली हैं? लखीमपुर खीरी के। लखीमपुर खीरी की जी। रहने वाली हैं। ये जो पैसा जो तय होता है आखिर में कैसे डिसाइड होता है कि 4 लाख 5 लाख जो आप कह रही हैं कि मैंने 5 लाख दिया, फिर 7 लाख दिया, तो कैसे कौन तय करता है? तो लड़का वाला आता है लड़की को देखने के लिए। जी। लड़की को देखने लिए आते हैं तो लोग मांग करते हैं कि हमको 7 लाख चाहिए, तो कहते हैं लड़का वाला कि मेरे पास इतना नहीं है, तो फिर लड़का वाला कहता है कि नहीं थोड़ा कम कर लो, तो उसी में कम बेसी करके शादी हो जाती है। क्या पंचायत भी होती है क्या? कुछ लोग बैठते भी हैं रेट? हाँ, रेट करने के लिए बैठते हैं। और कितने लोग बैठते हैं? कौन? अरे 8-10 आदमी, जितने लड़की पक्ष से लड़का पक्ष से दोनों आदमी, दोनों पार्टी मिल के बड़ा शादी होती है। हाँ। तो ये जो देने का पैसे का जो तय होता है वो कैसे होता है? वो तय होता है जैसे आपने बोले हैं पैसे कि हमको इतना लेना है, हमारी लड़की है तो हमको हमारे पास अगर 5 लाख है तो हम 5 लाख का कहेंगे भाई इतने में इच्छा हो तो कर दो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो जो 10 लोग बैठते हैं, पंचायत बैठती है, वो भी तय करते हैं क्या? हाँ, वो भी तय करते हैं। कौन लोग डिसाइड करते हैं? अरे मेरी जो पंचायत में बैठते रिश्तेदार हैं, जैसे हाँ चाचा हैं और जीजा हैं, ये सब लगते हैं तो यही सब बैठते हैं। तय होता है। क्या बच्चों को आपको इसी पैसे में लाएंगे कि फिर पढ़ाएंगे? जब घर रहेंगे तो बच्चों को नहीं लाएंगे इस लाइन में, जब घर रह ही नहीं पाएंगे तो बच्चे जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे तो किसमें चले जाएंगे। तो सरकार तो बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम योजनाएं सरकार की हैं, इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, खाली राशन मिलता है तो राशन में क्या होता है? खाली राशन थोड़ी ना फाँक लेंगे हैं, उसमें तेल साबुन दुनिया के इंतजाम लगता है, वो भी किसी का राशन ही नहीं, राशन का। हाँ। नेक्स्ट व्यू। महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी को लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सख्त है। जहां एक तरफ 3 तलाक हिजाब जैसी पुरानी गलत परंपरा पर रोक लग सकती है, तो नट समाज के इस परंपरा पर भी रोक लगनी चाहिए। नाचने वाली नट समाज की पीड़ित महिलाओं ने कहा कि इस परंपरा से सिर्फ महिलाएं पीड़ित नहीं हैं, उनके बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही है, उनकी शिक्षा भी ठीक से नहीं हो पा रही है। वो मजबूरी में नाच गाना करते हैं, उनका पति लाखों रुपए देकर के शादी किया है तो नचाएगा ही। उनके पास ना तो कोई जमीन है जिसके जरिए वो गुजर बसर कर सकें। इन लड़कियों के माँ बाप को पैसे देकर के खरीदने वाले इनके पति की माने तो उनकी परंपरा रही है, जो पैसे देकर के शादी करेंगे तो अपनी पत्नी को नचाएंगे और वो पूरे परिवार को नाच गाने से कमा करके परवरिश करेगी। अगर वो शादी बिना पैसे दिए करेंगे तो उनका पति उसे कमा करके खिलाएगा।
वो खुद कर्ज लेकर के लड़की के माँ बाप को 5 लाख देकर के शादी किया है और वो उनसे नचा करके पैसा वसूल कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की खबर सरकार तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। इस खबर के पीछे इस समाज को जागरूक करने का उद्देश्य है ताकि ऐसी परंपरा बंद हो सके। क्या नाम है बाबू? सुधीर कुमार। कहाँ आए हो और कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। कहाँ आए हो? बलिया जिला। क्या करने यहाँ आए हो? ये डांस पार्टी वगैरह। डांस पार्टी नाचने कूदने का रहेंगे। शादी हो गई है? जी। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रूम पे खाना बना रही है। कौन? पूजा देवी। कौन है पूजा देवी? मेरी वाइफ। क्या वो भी नाचती है क्या? यस। अच्छा, कितने सालों से तुम लोग ये कारोबार कर रहे हो और किस तरह का कारोबार है तुम लोग का ये नाचने गाना पेशा? ये सर हमारे बाप दादों से चला है। क्या? ये प्रोग्राम डांस पार्टी है। इसी को तुम लोग आगे बढ़ा रहे हो क्या? बढ़ा तो रहे हैं सर, फिलहाल मजबूरी है इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह की मजबूरी है? कुछ है नहीं, खेती बात है, कुछ मतलब घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने बच्चों को कुछ बढ़िया संस्कार दे सकें। गरीब है, मतलब जितना पैदा कर लेते हैं उसी हिसाब से। और भी तो नौकरी कर सकते हो। आप नौकरी तो कर सकते हैं, 8-9 हज़ार रुपये में क्या होगा? इतनी महंगाई, 8-9 हज़ार रुपये में रूम का भाड़ा, सबका दुनिया का भाड़ा, कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ये नाच गाने से कितना कमा लेते हो? ऐसे लगभग साल में 1.5-2 लाख रुपए। साल में 1.5 लाख 2 लाख रुपया? तो 1.5-2 लाख से क्या गुजारा चल जाता है? गुजारा तो नहीं चलता है, फिर भी समय काट रहे हैं अपना। क्या जो शादी की हो उसमें दहेज कितना दिए हो? दहेज तो नहीं दिया, पैसा दिया कैश। कितना? 4-50 लाख। 4,50,000। किसको दिए हो? अपने ससुर को। ससुर को? क्यों? वो पैसे मांगते हैं। किस लिए? कि लड़की जब शादी करते हैं, जब हम लोग अगर नचाएंगे नहीं तो पैसा नहीं देना पड़ेगा मुझको। अगर नचाएंगे तो पैसा देना पड़ता है। देना पड़ेगा? जी। कितना देते हो तुम लोग? किस हिसाब से पैसा तय होता है दहेज? जो पैसा तुम लोग देते हो, लड़की को खरीदते हो, वो किस आधार पे खरीदते हो? किस आधार पे खरीदते हो? किसी की नहीं, सिर्फ माँ बाप को देख के 2-4 गाँव को मतलब बैठा लेते बड़े बुजुर्ग, बस उसी के हिसाब से। क्या उसमें क्या बोली लगती है क्या? रेट नहीं, रेट नहीं, जैसे बड़े सियाने हैं, जैसे आप दादाजी हैं, हमारे उधर के दादाजी हैं, तो ऐसे रिश्तेदारी में बैठ जाते हैं जी। और फिर क्या होता है? फिर पैसा दे के शादी आदि कर लेते हैं हम लोग। ये पैसा तय कौन करता है? वही बड़े उनके पिताजी, हमारे पिताजी। लड़की वाले लड़के वाले के। जी। बैठ करके? जी। और कितने लोग रहते हैं उसमें, उस पंचायत में? कम से कम 10-12 लोग बैठते हैं। किसमें? पंचायत में। किस तरह की पंचायत होती है वो? यही कि भैया हम इतना पैसा दे रहे हैं लड़की वालों को, अब उधर से मतलब कोई बिगाड़ ना खाता हो, कुछ ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए बैठना पड़ता है। तो क्या यहाँ शादियों में ही नाचना गाना होता है कि और भी? नहीं, बस सिर्फ 2-3 महीने के लिए बस। जब सालग होती तभी जब सालग स्टार्ट होती तभी। लगन? जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद में अभी दिसंबर भर रहेंगे, जनवरी में चले जाएंगे घर। क्या करते हो उसमें? स्टेज प्रोग्राम किस तरह करते हो तुम लोग? स्टेज ही प्रोग्राम होता है, सिर्फ नाइट शो। नाइट शो करते हो जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के प्रोग्रामों में बदनामी भी बहुत होती है? ये तो कला है, आप लोग कला दिखाते हो, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो उसको गलत निगाहों से नहीं देखते क्या? वो तो देखते हैं सर, क्या करें फिर। क्या देखता है समाज? क्या बोलता है? समाज तो बहुत कुछ बोलता है, फिर भी क्या बोलता है? यही बोलते हैं कि यार तुम खिला नहीं पाओगे इसको, ये वो है। हम खुद कहते भैया लड़की वाले इतना पैसा ले लेते हैं तो हमको मजबूरी ये काम करना पड़ता है। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? सरकार से अब खुद ही सरकार समझ रही होगी क्या ये तुम्हारे भूमिहीनों को सरकार जगह देती है क्या? वहाँ आप लोग को जमीन नहीं मिला है, सरकार नहीं दी है? नहीं, कुछ नहीं दिया सर। सरकार ने राशन कार्ड तक कटवा देगी क्या? क्यों कटवा दिया? प्रधान ने राशन कार्ड जो मिलता तो वो भी कटवा दिया जी। जलते एक दूसरे पे यार। तो एक चीज़ ये बताओ कि जरा ये क्या तुम्हारे सिर्फ गांव में ही ऐसा होता है कि होता है? हम लोग हमारी कास्ट में होता ही रहता है। हमारी कास्ट में होता है। कौन सी कास्ट में? ब्रजवासी ग्वाल नट जी। दोनों में यही होता ही है जी, ये परंपरा ही है जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जिला उन्नाव जी। कहाँ आए हैं इस समय आप लोग? ये बलिया जिला है, सिंहा चौर है जी। यहाँ कब से आप लोग कितने सालों से यहाँ आते हैं बलिया? हमको यहाँ पर 5-6 साल हो गए आते हुए जी। जी। क्या
आप लोग के समाज से कितने लोग यहाँ बलिया हर साल यहाँ आते हैं और किस मौसम में आप लोग आते हैं? हम लोग नवंबर दिसंबर हुआ जैसे और अप्रैल मई जून तक आते हैं लोग। क्या होता है शादी के समय में, लगन के टाइम में आते हैं। जी, क्या वजह है कि आप लोग को यहाँ आना पड़ता है? हम लोगों की खेती नहीं है, ठीक है, खेती नहीं है और हम लोगों की जो पैदाइशी जो काम है तो यही है नाचना गानी पुश्तैनी काम है ये हम लोग। कितना साल पुराना है आप लोग का ये पुश्तैनी कारोबार? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है क्योंकि बाबा दादा के ज़माने से चला आ रहा है। जी, क्या वजह है कि आप लोगों को ये सब करना पड़ता है? यही वजह है, खेती रहती है तो मान के चलिए कि तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खेत में ही इतना पैदा कर लेते हैं हम लोग और थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते तो पेट का गुजारा हो जाता, ठीक है, यही चीज़ है। आप लोग शादी में किस तरह की परंपरा है? आप लोग कैसे हम लोगों की शादी जैसे है कि लड़की वालों को पैसा देकर दान दहेज भी लड़के ही वाले मान के चलिए देंगे हमको, जो पैसा हम लोग देते हैं तब उनकी लड़कियां ला के हम लोग ऐसा काम कराते हैं। कितना पैसा आप लोगों को देना पड़ता है? इसकी कोई लिमिट है? इसकी लिमिट है, जैसे 5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, जितनी अच्छी लड़की मिल जाए उसी हिसाब से 9 लाख 10 लाख इतना पैसा देकर हम लोग शादी करते हैं। अपने लड़का वाला 10 लाख रुपया देगा तो उसमें जो दहेज में मिलता है जैसे बाइक हुआ, बकाया सामान सब लड़की वाले देंगे, जो जेवर वगैरह है वो भी लड़की ही वाले देते हैं। आप लोग 10 लाख रुपये दे करके शादी करते हैं? नहीं, 10 लाख रुपया नहीं, मान लीजिए 5-6 लाख रुपये। हाँ, फिर ये 5-6 लाख आप लोग लाते कहाँ से, कैसे लाते हैं? ये जैसे कि अब पुश्तैनी काम हम लोगों का ऐसे चलता है, जैसे कर्जा काढ़ के ले लिए, कर्जा काढ़ लिए, अब नाच के उसको हम लोग कर्जा भरपाई करते हैं, ठीक। लगन में हम लोग कमा लेते हैं, जैसे गर्मी का लगन हुआ तो 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से कमा लेते हैं। तो यहाँ से कमा के जाते हैं, जिससे हम लोग कर्जा लेते हैं उसको देते हैं, ब्याज वगैरह हुआ, थोड़ा सूद भी दे देते हैं तो हमारा कम हो जाएगा, इसी करके मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने ब्याज पे ही कर्ज लेकर के आप लोग लड़कियों से शादी? जी, जैसे हमारे चाचा हैं, भैया हैं, उनसे उधार पैसे ले लिए, जैसे कि हमको दे दो, उनको कमा के दे देंगे, ऐसे ले दे के किया। ऐसे में अगर आप शादी कर लिया और लड़की मान लीजिए आपसे कहीं चली गई, आपके साथ नहीं रही, तो फिर आप लोग कैसे पैसा लौटाएंगे? अरे ये तो फिलहाल हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं ऐसा, अरे बहुत लोगों तो इसके बारे में नहीं बता सकते। पूछेंगे आपसे। तो ये क्या ये सिर्फ आप लोग के गाँव में ही होता है, इस तरह की परंपरा है शादियों की कि आपके इलाके में है कि आपके गांव में ही ये परंपरा है? ये परंपरा नहीं, हम लोगों की कास्ट में ही है। अच्छा, ब्रजवासी समाज के? ब्रजवासी, हम लोग ब्रजवासी नट में आता है, ये नचनिया में ही आता है। अच्छा जी, तो ये आप लोग की परंपरा है जी। और ये सब इसी तरह से शादियाँ ऐसे ही होती है क्या? जी, सबकी सबकी होती है, इसमें सबकी शादियाँ होती है। तो क्या लगता है कुछ सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? सरकार से कहना चाहेंगे, हम लोगों के पास जैसे अक्सर तो होता है कि लड़के वाले दहेज देते हैं। हाँ, होता है, लड़के वाले दहेज लेते हैं। हाँ, और यहाँ आप लोग लड़के वाले आप दहेज खुद दे रहे हैं। हाँ, तो ये सीधे उल्टे है। उल्टा है, ये है मेन चीज़। इसलिए ये जैसे हम लोगों का नाच गाना वाला काम करते हैं तो इसलिए लड़की वाले पैसे लेते हैं, इसलिए कि हमारी लड़की को ये ले जाएगा तो नचाएगा ही, लड़की से ही पैसा हमारी कमाएगा, इसलिए पैसे लड़की वाले लेते हैं। तो क्या कुछ लड़के ऐसे भी परिवार है क्या जो शादी नहीं करके और अपनी ही लड़की को इस तरह से नचा करके और अपने भरण पोषण करते हैं लोग, ऐसे माँ बाप ऐसे? नहीं, हम लोगों की कास्ट में ऐसा बहुत ही, शायद कोई जैसे बहुत ही गरीब आदमी है तो अपनी लड़की को शादी करके नचवाता है। तो क्या कुंवारी कोई लड़की नहीं नाचती है? अच्छा, कुंवारी लड़कियाँ नहीं, कुंवारी नहीं नाचती। नहीं नाचती, उसको नाचना है तो उसको शादी करके ही नाची। अच्छा, और उसके पहले नाची तो नहीं, तो हम लोगों में बदनामी होती है। अच्छा, तो वो अपनी लड़की को डांस कराना। हाँ, तो क्या परंपरा है कि शादी करने के बाद ही नाचती हैं? अच्छा, तो कितने लोग आप लोग बलिया में लगभग आए हैं इस समय? संख्या में आप लोग के लोग हैं इस समय? होगा बहुत ज़्यादा, 150 आदमी कम से कम आए होंगे। 150 आदमी तो CH और में
हाँ 150 है आदमी। कितने नाचने वाले कितने लोग हैं? ये सारे जितने आए हैं सबके पास सबकी बीवियाँ हैं, ये सारे नाचते हैं। सारे नाचते हैं। लगभग कितनी लड़कियां हैं या और जितने आदमी होंगे उतनी ही बीवियाँ भी होंगी। तो क्या आपके लोग और भी कई जनपदों में हैं क्या? जी दूसरे जिलों में भी? जी ऐसे तो मानिए लखनऊ में गोसाईगंज हो गया, और लखनऊ में ही ज़िला वो सफ़ेदाबाद हुआ, पहाड़पुर हुआ, उधर चले गए, उन्नाव में भी है। ऐसे इतने बकाया बहुत जगह है, जैसे गोंडा है, लखीमपुर, अरे कई जगह पर रहते हैं, कई जगह पर। सिद्धार्थनगर जिले का स्थापना दिवस बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक विनय वर्मा, विधायिका सैयदा खातून के अलावा जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध के स्तूप पर माल्यार्पण के बाद वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में भक्तों को कंबक देकर सम्मानित भी किया गया। स्थापना दिवस के इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज ही के दिन 29 दिसंबर 1988 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सिद्धार्थनगर जिले की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज 34 साल बीतने के बाद सिद्धार्थनगर में चौतरफा तरक्की और विकास हुआ है। सांसद ने कहा कि भाजपा की सरकार जिस तरह से महापुरुषों से संबंधित स्थानों के विकास को लेकर कार्य कर रही है, इसका असर सिद्धार्थनगर जिले के इस ऐतिहासिक स्थल पर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सी विकास की परियोजनाएं कुछ ही दिनों में यहां पर शुरू होने वाली हैं। करोड़ों रुपए की ये परियोजनाएं जब धरातल पर आएंगी तो निश्चित तौर पर कपिलवस्तु के विकास का नज़ारा भी अलग होगा। संवाददाता महेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद का 34वां स्थापना दिवस है। इस जनपद की प्रासंगिकता इसलिए भी है कि ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, राजा शुद्धोधन की राजधानी में, और बाल्यकाल के रूप में गौतम बुद्ध के पहले राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्षों तक इसी राजप्रसाद में रहे, जिस स्तूप की आज हम लोगों ने पूजा किया, प्रशासन जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के, और ये संकल्प लिया कि जो बौद्ध धर्म आज दुनिया को करुणा, शांति, ममता और अहिंसा पे जो जोर देते थे, अष्टांगिक मार्ग पे बहुजन हिताय के लिए, उन संकल्पों पे चलें। और जिस तरह से आज गौतम बुद्ध के प्रासंगिक हो रहे हैं कि खुद आपने देखा नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया में जब कहते हैं कि दुनिया चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध जैसा युद्ध दे रहा है, केवल भारत है कि जिसने गौतम बुद्ध को दिया। गौतम बुद्ध को देने का तात्पर्य है शांति, अहिंसा, करुणा, ममता। सर, जो एक चीज़ देखा जा रहा है कि डे बाय डे मतलब हर साल यहाँ पे अब एक खाना पूर्ति एक तरह से सब नज़र आ रही है। नहीं, कोई सवाल ही नहीं। आप को जान करके ये संतोष होगा कि बहुत बड़े व्यापक रूप पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ का होने जा रहा है। यहाँ पे विपासना केंद्र की स्वीकृति हो गई। 24 करोड़ का वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विपासना केंद्र बनेगा। बौद्ध बीच विहार बनेंगे, एक बुद्ध पार्क बनेगा, फसाड लाइट्स लगेगा, जिसके लिए 33 एकड़ ज़मीन हमारे जिला प्रशासन ने एक्वायर कर लिया। उसका मुआवजा भी 5 करोड़ दे दिया और बाकी दिया जाए। 66 एकड़ और लैंड लिया जा रहा है, एक इतने बड़े लेवल का कि ये सबसे बड़ा एक बुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बने। उसकी कार्य योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है, और वो अंतिम स्टेज पे सारी उसकी जो कंसल्टेंसी और कार्य योजना है वो फाइनेंस से स्वीकृत होकर के बहुत जल्दी मूर्त रूप होगा।